ही अन्य विषय जो देश के अंदर काफी ज्यादा सुर्खी बटोर रहा है या फिर गलियों गलियों में मतलब विषय का मतलब डिस्कशन का विषय बन गया है। विषय क्या है, गंभीरता से इसे भी सुनने की आवश्यकता है। विषय यह है, कर्नाटक का एक मसला है साथियों। कर्नाटक का यह मसला क्यों इंपॉर्टेंट है फिर से मैं बता दूं, क्योंकि भारतीय पॉलिटी के अंदर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी जीएस पेपर 2 के अंदर यह मुद्दा आता है। मैं आपको बता दूं, हम जितने भी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने इस बार यूपीएससी मेंस का पेपर देखा और आप लास्ट 6 महीने से हमारा रियल न्यूज एंड एनालिसिस पढ़ रहे हैं और आज इस बार के यूपीएससी मेंस के पेपर उठा के देख लें, जीएस पेपर 3 का तो 80% कंटेंट अपनी आरएनए से उठ के आया है ना। बाकी पेपर्स में जहां जहां पर भी सोशल इश्यूज, करंट या फिर इंडियन पॉलिटी जैसे विषय पूछे गए हैं, क्लास से हूबहू बन के आए हैं। एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स में पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस क्लास से एज इट इज उठ के आए हैं। तो इसे गंभीरता से पढ़ें और अपनी राय भी क्रिएट करें और भी रिसर्च करें। मैं ये नहीं कह देता कि जितना मैंने पढ़ा दिया उतना ही पर्याप्त है, आप और अपने लेवल पर तैयार करें, अपनी फाउंडेशन को मजबूत करें। अगर आपको आर्टिकल्स नहीं पता है, आपको अन्य जानकारियां नहीं पता है, तो आपको मजबूत करनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अब इस सवाल की तरफ बढ़िए। विषय क्या चल रहा है, चर्चा करते हैं। ये देखिए, अंतरराष्ट्रीय अखबारों में आई हुई विषय है और साथ में मतलब भारत के अंदर तो चर्चा का विषय बन ही गया है, बहुत सारी जगह पर भी इस विषय को अब उठाया जा रहा है। क्या हुआ है, कर्नाटक के अंदर एक पर्टिकुलर जगह पर 6 मुस्लिम बच्चियों को कॉलेज के अंदर हिजाब लगाने से इनकार कर दिया गया है। उनसे मना कर दिया गया है कि वह कॉलेज तो आए पढ़ने, लेकिन सिर पर हिजाब बांधकर ना आए। अब ये क्या होता है, आपने बहुत सी मुस्लिम बच्चियों को इस प्रकार से सिर को ढके हुए देखा होगा। आप देख सकते हैं यहां पर, मैं और भी फोटोज दिखाना चाहूंगा। ये वो 6 बालिकाएं हैं जो कर्नाटक की एक स्कूल के अंदर प्रतिबंधित कर दी गई हैं। ये 31 दिसंबर के बाद से स्कूल में एंट्री नहीं कर पाई हैं। इन्होंने अपने सिर पर यह हिजाब धारण किया हुआ है। ये प्री कॉलेज, यहां पर प्री यूनिवर्सिटी जो होता है ना, उसको कॉलेज की वो माना जाता है। अब जो प्री यूनिवर्सिटी पीयू कॉलेज बोला जाता है कर्नाटक के अंदर, सरकारी कॉलेज की बात बता रहा हूं। वहां पर इन 6 बच्चियों को कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया गया, क्लास में इनको नहीं बैठने दिया जा रहा है और कहा जा रहा है क्योंकि आप लोगों ने अपने सिर पर, देखिए महिलाओं ने, ये बच्चियों ने जो सिर पर कपड़ा बांधा हुआ है, ये हिजाब है, बोले आपने अपने सिर पर ये कपड़ा बांधा हुआ है, इसलिए आपकी एंट्री अलाउ नहीं है। ठीक है, क्यों अलाउ नहीं है, तो इसके पीछे कॉलेज प्रशासन का तर्क है कि यह हमारी ड्रेस का हिस्सा नहीं है। अब यहीं से एक बड़ा प्रश्न विवाद का शुरू हो जाता है और यह मसला इतना मतलब जबरदस्त तरीके से अब हिट हो चुका है, इतना जबरदस्त तरीके से इस पर चर्चाएं हो रही हैं कि कर्नाटका 6 स्टूडेंट स्टॉप फ्रॉम एंटरिंग कॉलेज इन उडुपी फॉर वियरिंग ए हिजाब। मुस्लिम गर्ल वियरिंग हिजाब बार्ड फ्रॉम क्लासेस एट इंडियन कॉलेज। देखिए, गल्फ का अखबार अल जजीरा, इसने इसको किस तरह से उठाया। अब एक जगह पर भारत में ऐसा हुआ तो इसने इसको कवर ही इंडियन कॉलेज के रूप में किया कि इंडियन कॉलेज के अंदर, जबकि कर्नाटक के अंदर एक जगह उडुपी और उडुपी का एक कॉलेज जिसके अंदर यह घटना हुई है, उसकी बात को यहां पर उठाया गया है। इंडियन कॉलेज के अंदर मुस्लिम महिलाओं को हिजाब के साथ बैठने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये चीजें जो है ना, ये भारत की इमेज को खराब करने वाली इमेजों में है। देखिए, पीयू डिपार्टमेंटल डिस्कस यूनिफॉर्म फॉर द स्टूडेंट, हिजाब क्लाड स्टूडेंट डिनाइड एंट्री इन उडुपी पीयू कॉलेज। पीयू कॉलेज बोले तो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज। ठीक है, अच्छा, अब आपके दिमाग में एक पहला प्रश्न क्रिएट हो जाएगा। प्रश्न पहला, सबसे पहला ये क्रिएट होगा, आप अपनी अपनी लीगल राय बनाना शुरू कर चुके होंगे, क्या सही है क्या गलत है ये समझना शुरू कर चुके होंगे। ठीक है, चूंकि यह मसला कर्नाटक का है तो कर्नाटक के रेफरेंस में भी आपको इसको जानना जरूरी होगा। तो चलिए हम इसको विस्तार पूर्वक आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए साथियों, ये पूरी न्यूज है जिसके ऊपर मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब ये उस बच्ची का कमेंट है जो अपने द्वारा कमेंट करके बता रही है कि हमें कॉलेज के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। ये क्लास के बाहर बैठी हुई हैं, इन्हें क्लास में एंट्री नहीं दी जा रही है। ठीक है, अब इस प्रकार का यहां पर पूरी तरह से मोर्चा निकल रहा है कि हिजाब हमारा अधिकार है, वी आर फाइटिंग फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सवाल बनता है कि क्या यह कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, क्या यह संवैधानिक अधिकार है। क्या संविधान में जिस प्रकार के अधिकार, 6 प्रकार के मूल अधिकार भारत में दिए गए हैं, क्या ये उनमें से एक है क्या? चर्चा करते हैं। भारत के अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी एक अधिकार है और उस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में क्या हिजाब पहनना शामिल है? तो इसके बारे में हम आपको आज की चर्चा में बताएंगे।
हाई कोर्ट का निर्णय क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या कहता है, कर्नाटक सरकार का स्टैंड क्या है, ये तमाम बातें आपको बताएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स के मना करने पर यह खबर बहुत जबरदस्त तरीके से इस समय पर निकली हुई है। तो पहला प्रश्न तो यह बनता है, क्योंकि इससे पहले यह विषय केरला हाई कोर्ट के अंदर जा चुका है। देखिए, हम कर्नाटक के अंदर जो घटना हो रही है, इस कर्नाटक के अंदर की घटना को लेने से पहले आपको यह बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी में आपको यह पता होना चाहिए कि हिजाब अनिवार्य है कि नहीं है ना। तो हिजाब के बारे में कोई बात पढ़ें इससे पहले हमें आर्टिकल 25 पता होना चाहिए। और आर्टिकल 25 हमें इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि आर्टिकल 25 पार्ट 1 यानी क्लॉज 1 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। हमारे मूल अधिकार, जो 6 मूल अधिकार हमें दिए गए हैं, उन 6 मूल अधिकारों में हमारे जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन नाम से जो अधिकार दिया गया है, जो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है, उसमें आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को अपने कॉन्शियंस के हिसाब से प्रोफेस को करने को यानी प्रैक्टिस करने को कर सकता है। अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, मुझे मेरे धर्म के हिसाब से जरूरी लगता है कि यह ड्रेस पहनना चाहिए, तो क्या यह मैंडेटरी है, क्या यह एब्सोल्यूट राइट है, क्या इसके पीछे कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं दिए गए हैं, क्या इसके पीछे किसी भी प्रकार की अनिवार्यता को कम करने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है? मुझे लगता है जरूरी मेरे हिसाब से कि मुझे हिजाब पहनना चाहिए, फुल स्लीव्स ड्रेस पहननी चाहिए। तो क्या यह धर्म की अनिवार्यता है या फिर इसे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के दायरे में डाला जा सकता है? अब आप ये पूछेंगे ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या होता है, बताता हूं। देखिए जनाब, बात ऐसी है कि धर्म के अंदर धर्म की पहचान के रूप में बहुत सी चीजें बनाई गई हैं। जैसे हमारे देश में पंडित या पुजारी की जो पहचान है वो तिलक छापाधारी, गले में मालाधारी, वस्त्र चोगाधारी, है ना, इस प्रकार की पहचान बनाई गई है। इसी प्रकार से विभिन्न स्वरूपों में अलग अलग व्यक्ति को आप उनकी ड्रेस के आधार पर पहचानने का प्रयास करते आए हैं। लेकिन एक यथार्थ प्रश्न बनता है कि क्या ड्रेस, ध्यान से सुनना, यह बहुत बड़ा प्रश्न है जिसको लेकर के केरल हाई कोर्ट में इस बात पर 2015 में विवाद हो चुका है और हम लोग भी यह पहचानने का प्रयास कर रहे हैं कि आर्टिकल 25 के तहत हिजाब पहनना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली जरूरी है कि नहीं है। अब आपके दिमाग में हो सकता है कि यह प्रश्न थोड़ा सा अटके, यार कॉन्स्टिट्यूशन कहां से आ जाएगा इसके अंदर? बिल्कुल आता है, क्योंकि इसके अंदर मेरे प्यारे साथियों एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जुड़ा हुआ है। यह फंडामेंटल राइट तो है लेकिन यह एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब यह नहीं है कि आप इसे यह मान ले कि मुझे लिखित में दिया गया है कि मैं मेरे अधिक धर्म के लिए जैसे मन में आए वैसे उसका प्रचार करूं, जैसे मन में आए वैसे उसे मानूं, जैसे उसको फैलाना चाहूं वैसे उसका प्रसार करूं। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि आज ये हिजाब पहन के आए हैं, कल से कॉलेज में ये नमाज करने की डिमांड करेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमने इन्हें पहले ही मना कर दिया, क्योंकि हमारे कॉलेज के अंदर यह हमारे ड्रेस कोड के खिलाफ है और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी क्लास के अंदर ड्रेस कोड फिक्स कर दिया जाए। चूंकि वह गवर्नमेंट संस्थान है, सरकारी अनुदान से चलने वाला संस्थान है, इसलिए यह कॉन्स्टिट्यूशनली का प्रश्न बनता है। अब ये जब कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का प्रश्न क्रिएट होता है कर्नाटक के अंदर, तो बड़ा सवाल बनता है कि कल को कोई भी व्यक्ति अगर अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, मुझे जरूरी लगता है कि भाई मेरी हनुमान चालीसा का टाइम हो गया है, मैं क्लास में बैठ करके हनुमान चालीसा गाना शुरू कर दिया। मुझे सरकारी स्कूल में कहा गया था कि मुझे ब्लू शर्ट और खाकी पैंट पहन के आनी है, लेकिन चूंकि मैं तो पंडित ठहरा तो मुझे तो एकदम चोगा पहन के आना जरूरी है, मैं तो एकदम बिल्कुल भगवा वस्त्रधारी बन करके आऊंगा। मुझे तो मुझे कहा गया है क्लास के अंदर आपको बाल बढ़ा के नहीं आने हैं, लेकिन मैं पुजारी ठहरा तो मैं तो बिल्कुल बढ़िया से चोटीधारी, बड़े बालधारी, बहुत बड़ी सी दाढ़ीधारी और हाथ में मुनके लेकर के पहुंच गया। तो आपके मन में एक बड़ा प्रश्न बनेगा, ऐसी स्कूल के अंदर या फिर ऐसी स्थिति के अंदर तो स्कूल के अंदर क्या वाकई में धार्मिक प्रभाव के चलते हुए डेकोरम जैसी व्यवस्था हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? मतलब साफ है कि आप ऐसे तो किसी भी विद्यार्थी को कह ही नहीं सकते कि आप यूनिफॉर्म में आए।
वास्तविकता भी है ना, आप खुद से सोच के देखिए, ये बड़ा प्रश्न है। हर व्यक्ति को देख करके आप उठा के देख सकते हैं। कल को हो सकता है कि कुछ महिलाएं ये कह दें कि हम आज स्कूल में, हो सकता है कुछ शादीशुदा महिलाएं कॉलेज में पढ़ने गई हैं, तो वो बता दें कि भाई हमारे लिए तो इतनी चूड़ियां पहनना जरूरी है, मेरी सासू मां ने कहा है कि मुझे सिर ढकना जरूरी है, साड़ी पहन के जाना जरूरी है। कॉलेज कह रहा है कि जी नहीं, आपको तो आपकी महिला की जो स्कूल की यूनिफॉर्म है या कॉलेज की जो यूनिफॉर्म है उसी में आना है। तो इसका मतलब तो ये बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। विवाद यह छिड़ गया जहां आर्टिकल 25 मुझे कहता है, क्या कहता है? आर्टिकल 25 मुझे कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। ऐसी स्थिति में कॉलेज प्रशासन मुझे मना कैसे कर सकता है साड़ी पहनने से, मुझे मना कैसे कर सकता है टोपी पहनने से, मुझे मना कैसे कर सकता है दाढ़ी बड़ी करने से या भगवा वस्त्र धारण करने से? यह प्रश्न एक यथार्थ प्रश्न है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके बारे में अब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करना होगा कि कहां तक वैलिड है यह पॉइंट, क्योंकि अगर ऐसा हुआ फिर तो आप ना तो स्कूल में कोई यूनिफॉर्म चला पाएंगे, ना ही किसी बारे में आप चर्चा कर पाएंगे। तो भारतीय संविधान में यह आर्टिकल एब्सोल्यूट रूप से नहीं दिया गया है। मतलब यह नहीं है कि लिख दिया तो अब आप इसको लेकर के ही रहेंगे, मतलब आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, आप ये नहीं कर सकते। इसके पीछे कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी दिए गए हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मतलब कारण के साथ में प्रतिबंध दिए गए हैं, है ना? तो कारण के साथ प्रतिबंध क्या है? प्रतिबंध यह है द गवर्नमेंट कैन रेगुलेट इट। अगर सरकार चाहे तो वो इसे रेगुलेट कर सकती है, यानी कि इसके ऊपर वह नियंत्रण रख सकती है। ऑन ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर, यानी कि कानून व्यवस्था के नाम पर इसको रेगुलेट कर सकती है। मोरालिटी के नाम पर, यानी नैतिकता के नाम पर, हेल्थ के नाम पर, और अदर प्रोविजंस इन द फंडामेंटल राइट चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यह हुआ कि आपका जो भी रिलीजियस व्यवहार है उसको अगर सरकार चाहे तो कानून व्यवस्था के नाम पर रेगुलेट कर सकती है। तो फिर एक सवाल बना, तो सर ऐसा अगर है तो क्या किसी व्यक्ति को हिजाब पहनने से रोका जा सकता है? क्योंकि कर्नाटका की स्कूल ने हिजाब को पहनने से प्रतिबंधित किया है, यानी कॉलेज ने प्रतिबंधित किया है। तो प्रश्न बनता है कि क्या यह फ्रीडम ऑफ राइट के दायरे में आ जाएगा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के दायरे में आ जाएगा? हाँ, तो इसी प्रश्न को आप पढ़ रहे हैं और इसी प्रश्न को पढ़ते पढ़ते केरल हाईकोर्ट में भी यह मामला गया। केरल हाईकोर्ट में, अब आप पूछेंगे कर्नाटक का मामला केरल में क्यों गया? क्योंकि वहां पर यह मामला 2015 में पहले ही आ गया था। 2015 में जब केरल हाईकोर्ट में यह मामला गया तो वहां पर इस बात की वैधता चेक की गई कि क्या हिजाब पहनना किसी धर्म के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली जरूरी है क्या, यानी संवैधानिक हिस्सा है क्या? सवाल बहुत प्यारा बना है, आपको यह पहनना होगा। क्या हिजाब इज एसेंशियल टू इस्लाम? ध्यान से सुनिएगा, आपको शब्द यहां पर क्या ढूंढना है? एसेंशियल। क्या आवश्यक है क्या हिजाब पहनना? यानी कि इस्लाम अगर आप मानते हैं तो हिजाब पहनना क्या आवश्यकता है? आइए, तो केरल हाईकोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा था 2015 में, वो सुनिए। 2015 के अंदर केरल हाईकोर्ट ने बकायदा इसके चलते हुए कुरान को और हदीद को पढ़कर के एग्जामिन करवाया, यानी इसको प्रॉपर तरीके से इसकी रीडिंग लगवाई, टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद को पढ़वाया, और उसको पढ़वाया तो इसके अंदर कुछ बातें निकल करके आई। क्यों पढ़वाया गया? कि इफ वियरिंग ऑफ हिजाब और लॉन्ग स्लीव्स ड्रेस, यानी बच्चियां जो हैं वो लॉन्ग स्लीव्स की ड्रेस पहनती हैं, हिजाब पहनती हैं, इज एसेंशियल टू फेथ ऑफ ए मुस्लिम वुमन, इट हेल्ड that an analysis of these texts showed that covering the head and wearing long sleeves dress is a religious duty. Exposing the body otherwise is forbidden. Thus, this form as a essential part of Islamic religion. Point to be marked, point to be noted. केरल हाईकोर्ट में इस बात पर जब बहस छिड़ी कि क्या हिजाब पहनना और लॉन्ग स्लीव्स ड्रेस पहनना इस्लाम के अंदर एसेंशियल है क्या, तो हाईकोर्ट ने अपने द्वारा जज करवाया, पढ़वाया कुरान शरीफ को और हदीद को, और उसमें यह पाया गया कि महिलाओं के लिए क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ यह है कि महिलाओं के द्वारा एक्सपोजिंग द बॉडी अदरवाइज इज फॉरबिडन, यानी कि महिलाओं के द्वारा शरीर को एक्सपोज करना, यानी शरीर को दिखाना प्रतिबंधित है। और प्रतिबंधित है इसी कारण से लॉन्ग स्लीव्स ड्रेस को पहनना और सिर को ढकना
अनिवार्य है। यह कब का स्टेटमेंट है? 2015-16 के अंदर केरल हाई कोर्ट का डिसीजन है। इसी वजह से द कोर्ट नोटेड दैट दिस मैनर ऑफ ड्रेसिंग डज नॉट ऑफेंड पब्लिक ऑर्डर। यही कारण है। अब देखिए ये असेंशियल बन गया ना, असेंशियल बन गया, इसका मतलब ये फंडामेंटल राइट का पार्ट बन गया, यानी महिलाएं हिजाब पहने ये उनके फंडामेंटल राइट का हिस्सा बन गए। ऐसी स्थिति के अंदर कोर्ट ने नोट किया कि ड्रेसिंग मैनर के अंदर अगर ऐसा होता है तो ये पब्लिक ऑर्डर को खराब करने वाला नहीं है, ना ही ये मोरालिटी को खराब करता है, ना ही ये हेल्थ को खराब करता है, और ना ही ये फंडामेंटल राइट को खराब करता है। अर्थात केरल हाई कोर्ट की बात माने तो हिजाब होना अनिवार्य है। अब सवाल बनता है साहब कि सर एक बात बताइए, केरल की बात कर्नाटक क्यों माने? ये बड़ा सवाल है। निर्णय केरल का था, कर्नाटक सरकार ने एक्शन लिया है, और कर्नाटक सरकार तो कह रही है कि इसके ऊपर हम आगे से कानून भी बनाएंगे, बकायदा प्रॉपर तरीके से इसको हम ड्यूटी उसमें लेकर के आएंगे। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि भविष्य के अंदर केरल सरकार जो है, कर्नाटक सरकार केरल की बात क्यों माने? देखिए, हाईकोर्ट के द्वारा अगर कहीं पर भी देश में कोई भी निर्णय दिया गया है तो दूसरे राज्य की हाई कोर्ट उसको एज ए लॉ कंसीडर कर सकती है, उसको एज ए रेफरेंस वो यूज में ले सकती है। यानी कि अगर केरल हाई कोर्ट का निर्णय कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर प्रस्तुत कर दिया जाए तो वहां पर भी उसे वैलिडेट किया जाएगा। ठीक है ना? अब एक बड़ा प्रश्न बनता है। देखिए, कर्नाटक के जो मिनिस्टर हैं, जो कि मतलब कर्नाटक के मिनिस्टर ने खुद ने कहा है कि हिजाब पहनना इनडिसिप्लिन है, यानी कि इन्होंने इसे इनडिसिप्लिन में लिया है। अर्थात अगर सरकार का बयान माने तो सरकार तो हिजाब के खिलाफ है। तो ऐसी स्थिति में यह न्यूज बन करके अपने आप चली आई। तो अब यहां से एक बड़ा प्रश्न फिर बन करके आता है कि सर सुप्रीम कोर्ट कोई क्यों नहीं जाता इस मुद्दे को लेकर के? और सर एक बात बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट में कभी यह मुद्दा गया भी है कि नहीं गया है? बिल्कुल गया है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय के ऊपर कोई निर्णय नहीं दिया, केवल पिटिशनर को यह कह के बोल दिया कि यार तुम इसके बिना रह नहीं पा रहे हो तो बात बताओ। यानी कि इस मुद्दे पर कोई रूलिंग अभी तक सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से नहीं आई है। फिर आप पूछेंगे तो सर एक बात बताइए, आजकल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जब परीक्षा देने बालक जाता है तो गहन चेकिंग होती है, उसकी बहुत गंभीर रूप से चेक किया जाता है। उसे चेक करने से मतलब यह है कि उसको चेक किया जाता है कि कहीं उसने कान में तो कोई हेडफोन नहीं लगा रखा है, कोई ईयर पीस तो नहीं लगा रखा है, कुछ तो नहीं कर रखा है। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बच्ची जो है वो हिजाब के अंदर अपने ईयरफोन ब्लूटूथ से लगा के आ जाए और नकल करती हुई पाई जाए, फिर क्या कर लोगे? और एक तरफ तो सरकारी गाइडलाइंस आती हैं कि चप्पल भी पहन के आना अनिवार्य नहीं है, मतलब आपको शूज भी पहन के नहीं आने हैं, कड़े भी नहीं पहन के आने, माला भी नहीं पहन के आनी है। एक तरफ तो आप माला समेत सारी चीजें हटा देते हो और दूसरी तरफ कहते हो कि हिजाब और लॉन्ग स्लीव्स पहनना अनिवार्य है, एसेंशियल कैरेक्टर है, बच्चियां पहनना चाहें तो पहन सकती हैं। तो फिर तो ये एक तरह से दोयम दर्जे का काम हो गया। आपने दोहरी नीति अपना दी। हमने कहा जी नहीं। इसके बारे में केरल हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस दी, यदि ऐसा है, अगर आपको हिजाब पहन के जाना जरूरी है तो आप पहन के जाएं, लेकिन परीक्षा में आधा घंटे पहले पहुंच जाएं। वहां पर आपके लिए एक महिला शिक्षक की उपस्थिति या महिला चेकिंग कर्मी की उपस्थिति होगी जो आपको अपने सामने चेक करके देख सकेगी। यानी कि महिलाओं के सामने हिजाब हटा करके अपनी चेकिंग करवा सकती हैं। ऐसा केरल हाई कोर्ट का निर्णय है। यानी कि अगर आपको अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस माननी है तो माने, लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो आप उनको भी माने। यह यहां तक का निर्णय है। तो उम्मीद है कि इस विषय पर आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट आ गई होगी। आपको यह पता चल गया होगा कि यह आर्टिकल 25 का हिस्सा है। आर्टिकल 25 के हिस्से के अंदर ये जो एक्सेप्शंस दिए गए हैं या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, ये उनका हिस्सा नहीं है। केरल हाईकोर्ट की इसके ऊपर स्पष्ट गाइडलाइंस हैं। ऐसी स्थिति में देखना होगा कि कर्नाटक सरकार इसे किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ती है। आने वाला समय में इसका नोटिस करना महत्वपूर्ण होगा। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई हो। अगर समझ में आ रही हो चीजें तो कंजूसी मत किया करो शेयर करने के अंदर, और लाइक के अंदर तो बिल्कुल भी मत किया करो, वो तो बहुत आसानी से सुनते सुनते हो जाता है ना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, उसमें कंजूसी मत करो। हम काफी दिनों बाद क्लासेस में वापस से सही होकर के उपस्थित हुए हैं, तो इसी खुशी में आप सेशन को शेयर पर करते चले। कोरोना को मात दे दी गई है ना। अब 2-5% कोरोना बचा होगा तो उसको भी मात दे दी जाएगी आपके हौसले से। तो बस बिल्कुल जुड़े रहिए एकदम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 जनवरी को आपका एक टेस्ट है जिसमें जीतने वाले को एसएससी कैटेगरी के अंदर 5000 रुपए का अमेजन वाउचर दिया जाएगा। अनअकैडमी पर आपके लिए यूपीएससी में ऑफर चल रहे हैं। आपको 18 महीने का ऑफर यूपीएससी के अंदर
बढ़ाकर 63,000 रुपए में दिया जा रहा है। अब इस पे से वो जो 3 मंथ का एडिशनल ऑफर था वो हटा दिया गया है, ठीक है ना। 3 महीने का जो एक्स्ट्रा ऑफर दिया जा रहा था वो हटा दिया गया है। आप अंकित 10 रेफरल कोड यूज करके एडिशनल 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। 23 जनवरी को आपका यूपीएससी सेक्शन के अंदर एक कॉम्बैट है जिसमें जीतने वाले को आईपैड मिनी, मैकबुक और ये सब चीजें मिल सकती हैं। दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में ये टेस्ट होता है। 11 बजे ये टेस्ट होगा जिसमें 56 क्वेश्चन 60 मिनट में पूछे जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। इसके लिए आप अनअकैडमी पर जाकर अभी से अपने आप को एनरोल कर लीजिए। अंकित 10 रेफरल कोड है, उसे लगाकर एनरोल कर लीजिए। यदि आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो हमारे द्वारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान भी अवेलेबल है जिसमें कि आपको पर्सनल मेंटर मिलता है। इसके अलावा लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। लोन फैसिलिटी के अंतर्गत आपको 0% इंटरेस्ट रेट के साथ बिना प्रोसेसिंग फीस के आपको लोन मिल जाता है। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 46,000 में अवेलेबल है। बात की जाए एसएससी कैटेगरी के अंदर, तो एसएससी कैटेगरी के अंदर मेरा कोर्स चल रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सफलता बैच के नाम से सीजीएल और सीएचएसएल के लिए चल रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी कैटेगरी में दोपहर 12 बजे संडे को टेस्ट है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें वर्थ रुपीज ऑफ 1 CR प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन एसएससी कैटेगरी में मात्र 7800 रुपीज में है, जिसे आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके 10% डिस्काउंट के साथ प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।